हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एके ट्यूटोरियल में। माय नेम इज अंकित कुमार जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नंबर का वेटेज है इसका एग्जाम में। हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। क्लास 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा है बहुपद। उसमें हमने कई प्रकार के बहुपदों के बारे में पढ़ा था। एक घातीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, मतलब कई प्रकार के बहुपद बताया गया था कि कई प्रकार के बहुपद होते हैं जो उनके घात के आधार पर उनको विभाजित किया जाता है। अगर उसमें चर की घात 1 है तो एक घातीय बहुपद, अगर चर की घात 2 है तो अधिकतम घात चर की क्या है 2 है तो उसको क्या बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक द्विघाती बहुपद लेते हैं। वो द्विघाती बहुपद हमने यहाँ कंसीडर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमने एक द्विघाती बहुपद लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सॉरी, यहाँ 0 पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ये बहुपद माना है। जब इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं तब ये द्विघात समीकरण बन जाता है। जब हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे इस बहुपद को तब यह द्विघात समीकरण बनता है, और जब तक ये 0 के बराबर नहीं है तब तक इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। और जैसे ही हमने इसे 0 के बराबर किया ये हो गया द्विघात समीकरण। इसमें खास बात क्या होनी चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है यक्स यक्स ये होता है चर, और जो ए बी और सी दिख रहा है ये होता है अचर। इसमें ये कहा गया है कि ए बी और सी ये तीनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, यानी क्या, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है एबीसी के जगह, कोई भी निगेटिव नंबर हो सकता है, कोई भी कड़ी के अंदर कोई संख्या आ सकती है, फ्रैक्शन के रूप का हो सकता है p/q के रूप का, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो a है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमने मान लीजिए इसमें a को 0 के बराबर रख दिया तो क्या होगा, अगर a को आपने 0 माना तब ये पूरा का पूरा ये मान a गुणे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, अगर हमने a बराबर इसमें 0 रखा तो हमको ये समीकरण मिलता है बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखिए ये आपका बन गया एक घात का समीकरण, या बोले तो रैखिक समीकरण। और हम लोग पढ़े हैं द्विघात समीकरण, दो घात का समीकरण। इसी वजह से कहा जाता है कि ए को 0 नहीं रखा जा सकता। ये हमारे द्विघात समीकरण की परिभाषा हुई। तो अगर हमसे कोई द्विघात समीकरण की परिभाषा पूछे तो हम कहेंगे कि कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, जिसमें क्या हो ए बी और सी ये तीनों क्या होनी चाहिए वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, और साथ ही साथ ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो होता है ये हमारा द्विघात समीकरण का परिभाषा होता है। फिर अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम आपके किताब का उदाहरण नंबर 2 लेते हैं, और यहाँ से हमको ये जांच करके बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, चार सवाल दिए गए हैं, ये चारों क्वेश्चन द्विघात समीकरण है या नहीं। बस हमको जांच करना है, द्विघात समीकरण बना कर दिखाना है, यानी द्विघात समीकरण की परिभाषा अप्लाई होगी। अगर हम इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं, बनाने के बाद अगर इस पे द्विघात समीकरण की परिभाषा अप्लाई हो सकती है तो हमने जो समीकरण बनाया है वह द्विघात समीकरण होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम पहला क्वेश्चन लगाने की तरफ हल करेंगे। हल देखेंगे पहले का समीकरण क्या दिया हुआ है, पहला x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। क्या करते हैं कि यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो हम यहाँ पे लगाएंगे a की जगह क्या है यक्स, तो एक्स स्क्वायर
प्लस बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से माइनस 2 गुणे ए की जगह पर एक्स गुणे बी, बी की जगह पर 2 बराबर 2x माइनस 3। यहाँ से इसको और आगे की तरफ हल करें, x का स्क्वायर, ये देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो अचर है अचर के साथ करते हैं, और ये जो x पर 1 घात है यहाँ भी x पर 1 घात है, इसको एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस 4x होगा, ये माइनस है, और फिर यहाँ से 2x इधर दिख रहा है बराबर के उस साइड, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, उधर प्लस 2x से पक्षांतर होकर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ हो गया माइनस 2x, ये प्लस 4 बचा, और उधर माइनस 3 है, माइनस 3 भी पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 3 से इधर आएगा तो पक्षांतर होने के बाद प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 4 और माइनस 2 ना माइनस 6, तो माइनस 6x और फिर प्लस 4 और प्लस 3 होकर मिल गया प्लस 7 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण बना। अब हमको इससे बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो इसकी तुलना कैसे करेंगे द्विघात समीकरण की परिभाषा से। द्विघात समीकरण की परिभाषा में क्या कहा गया था कि एक समीकरण ऐसा हो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस टाइप का कोई समीकरण हो, और इसमें क्या हो कि ए बी सी कोई ए बी सी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए क्या है 1, बी क्या है -6 है, बी बराबर -6 और सी बराबर है 7। हम देख रहे हैं कि ए बी और सी तीनों क्या है एक वास्तविक संख्या है, तीनों के तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, और साथ ही साथ ए यहाँ 0 के बराबर नहीं है, तो ये समीकरण जो बना है हमारा ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, फिर हम इसी प्रकार से चाहें तो आगे का ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप बता सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए। ठीक है, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने की तरफ बढ़े। ये यक्स है, इसके साथ गुणा में है इस ब्रैकेट के साथ, तो इस यक्स का पहले हम इस यक्स में गुणा करेंगे, फिर इस यक्स का 1 के साथ गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, यक्स का यक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, यक्स का 1 के साथ करेंगे प्लस यक्स प्लस 8 बराबर। यहाँ देखिए अब इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यक्स के साथ यक्स का, फिर यक्स के साथ -2 का गुणा करेंगे, फिर ये 2 बचा 2 के साथ यक्स का, फिर इस 2 के साथ -2 का गुणा करेंगे। ठीक है, करते हैं चलिए। तो यक्स का यक्स के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, यक्स का -2 के साथ करेंगे -2x, फिर इस 2 का यक्स के साथ करेंगे +2x, फिर यक्स +2 और -2 कितना हो गया +2 का -2 के साथ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस हो जाता है -4 आएगा, ये +2x और -2x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस एक्स, ये जो आपका एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आपका प्लस एक्स बचा, और ये +8, ये -4 को भी इधर पक्षांतर करके लाएंगे, इस अचर राशि के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया +4 बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या है आपका x प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। अब देखिए ये जो हमको समीकरण मिला है इसमें x की घात कितनी है 1, तो 1 का मतलब ये समीकरण रैखिक समीकरण है या एक घातीय समीकरण है, और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वह इस रूप का होता है ax स्क्वायर प्लस bx बराबर प्लस c बराबर 0। अगर हम इससे तुलना करें तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है a बराबर 0 मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो दिया हुआ समीकरण है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए निश्चित होता है कि ए क्या हो
जीरो के बराबर ना हो, लेकिन ये तो जीरो के बराबर यहाँ तक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दिया हुआ समीकरण जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। तो आप अगर आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे x के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर को रखिएगा, और फिर जो x वाला टर्म है उसको x के साथ रखिए और अचर राशि को अचर राशि के साथ रख के और इधर जीरो कर लीजिएगा। ठीक है, इस साइड। और उस इस प्रकार से हमें यहाँ एक समीकरण मिलेगा और उसको हम द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। अगर a b c तीनों एक वास्तविक संख्याएं मिलती हैं और a जीरो के बराबर नहीं मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया समीकरण है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर a जीरो के बराबर मिल जाता है या फिर a b c कोई वास्तविक संख्या ना मिलकर इमेजिनरी नंबर मिलती है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर इसमें नहीं मिलेगा, आगे के क्लास में मिलते हैं। अगर a b c वास्तविक संख्याएं मिलती हैं और उसमें आपको a जीरो के बराबर मिल जाए तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर a जीरो के बराबर नहीं है तब ये कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। फिर इस प्रकार से यहाँ पे हल कर सकते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला यहाँ लगाइएगा, उसके बाद से इसको हल कीजिएगा, देखिएगा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नावली के सवालों को देखते हैं। चूंकि प्रश्नावली 4.1 में पहला सवाल वही है जो हमने उदाहरण में अभी बताया। उसमें क्या करना है, आपको द्विघात समीकरण की जांच करनी है कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम यहाँ तुरंत सीधे दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल में 4 सवाल दिए हैं, उन चारों को हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्नावली के दूसरे का पहला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में जो पहला सवाल दिया है, कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम इसके हल की तरफ बढ़ते हैं, हम इसको हल करेंगे। क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम जो जिसको ज्ञात करना रहता है उसको एक हम चर मानेंगे, x या y के रूप का। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ मानते हैं कि माना लंबाई बराबर x, माना लंबाई बराबर x है। और फिर देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है, सॉरी यहाँ पे हम लंबाई को नहीं, चौड़ाई को x मान लेते हैं। ठीक है, माना चौड़ाई बराबर x। अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो सवाल को हल करने में आसानी होगी। यहाँ हमने माना कि चौड़ाई बराबर x है। फिर देखिए क्या कहा है प्रश्न में, प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अगर हम मानते हैं चौड़ाई बराबर y और लंबाई बराबर y, लंबाई y मानते हैं तो y क्या कहा है कि लंबाई जो होगा, चौड़ाई आपने x माना है, x के दोगुने से एक अधिक होगा। x का दोगुना कितना होगा, 2x, और इससे एक अधिक होगा आपकी लंबाई। और फिर कहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। और चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। चूंकि हमने लंबाई माना है 2x प्लस 1 और हमारा चौड़ाई क्या है, x है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, 2x प्लस 1 गुणे चौड़ाई गुणे x। और क्षेत्रफल कुल कितना है, 528 है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे आगे की तरफ हल करेंगे। ये जो x है, x इस ब्रैकेट के साथ गुणे में है, तो x पहले 2x के साथ गुणा होगा, फिर 1 के साथ गुणा होगा। ठीक है, हल करते हैं। x का 2x के साथ गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, यही मिल रहा है। अब हम इधर की तरफ देखेंगे, ये हमको मिला समीकरण 2x स्क्वायर इधर प्लस x
528 जो बराबर के उधर है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, उधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, माइनस 528 बराबर 0। यहाँ हम देखते हैं क्या करेंगे कि 528 का, देखिए अब इसको हल करना है। यहाँ से क्या करेंगे, हम लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए पहले इसमें से जो चर है यक्स का मान निकालेंगे, और हमने यक्स को क्या माना है, चौड़ाई। जो यक्स का मान निकलेगा वो चौड़ाई हो जाएगा। अगर चौड़ाई मिल गया तो हम इस समीकरण में ले आके यक्स के जगह पे जो मान मिलेगा रख देंगे, तो 2x+1 से हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगा। चलिए हम इसको हल करते हैं, और हल कैसे करते हैं द्विघात समीकरण को, उसका हम यहाँ दिखा रहे हैं। इस विधि, जिस विधि से हम इसको हल करेंगे उस विधि को बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्योंकि अगली प्रश्नावली में हमें इस प्रकार के सवाल दिए हुए हैं, उसमें कहा है कि दिए गए समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहीं आपको करके दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ कहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो 528 का सबसे पहले ये सी जो है, सी का हम ए में गुणा करेंगे, ए का मतलब 2, 528 का हम 2 में गुणा करते हैं। तो जब 528 का 2 में गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1056, 1056। और हम इसका गुणनखंड करते हैं, क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 1 हाथ गया, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 हाथ गया, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 पने 2, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 से कटते ही जाएगा, 2 छक्के 12, 1 हाथ गया, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6। अब नीचे मिल गया 33, चूंकि 33 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब हम इसको 3 से करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा, 11। और हम जानते हैं कि 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 11 या तो खुद से विभाजित होगा या फिर 1 से विभाजित होगा। तो हमको इसका जो गुणनखंड मिला वो मिला है, यहाँ ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 2 है, फिर गुणे 3 गुणे 11। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐसे गुणा करना है ना, ऐसी 2 संख्याएं निकालनी है इनका आपस में गुणा करके, कि वो 2 संख्या ये जो बीच में दिया है इसका गुणनखंड कितना है, इसका गुणांक यक्स का 1 है, वो 2 संख्याओं का हम आपस में जोड़े या फिर घटाएं तो 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि बीच वाले का जो गुणांक है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइए हम करते हैं, देखते हैं ये 2 का जब 2 में करते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 में करते हैं 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 32 हुआ। और फिर 11 तिया 33, ये दूसरी संख्या मिली। 32 और 33 ये 2 संख्याएं मिली, यानी कि अगर 33 में से हम 32 घटाते हैं तो बीच वाले का गुणांक मिल जाता है। इसका गुणांक कितना है, 1। 33 में से 32 घटाएंगे 1 मिल जाएगा, हमको b मिलना चाहिए। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे 2x² प्लस, यहाँ ब्रैकेट बनाते हैं, 33 माइनस 32 करेंगे, और ये यक्स यहाँ बाहर हो गया, ठीक है, ब्रैकेट से, माइनस 528 बराबर 0। अब हम इसको हल करेंगे, फिर क्या करते हैं, 2x² प्लस यक्स का गुणा होगा तो 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। इन दोनों में एक चीज कॉमन दिख रहा है, वो क्या है, वो है यक्स। यहाँ से हमने यक्स को कॉमन ले लिया, यक्स को जब कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2x प्लस 33, और यहाँ जो है आपका बचेगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा 16, 16 से 32 भी कटेगा, 16 से 528 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों माइनस है तो माइनस 16 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचता है 2x, और 16 से 528 33 बार में कटता है, यहाँ आपको मिल जाएगा प्लस 33। अब देखिए बराबर है 0। अब देखिए इसके पास भी 2x प्लस 33 है, इसके पास भी 2x प्लस 33 है, तो दोनों में से 2x प्लस 33 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 2x प्लस 33 को हमने कॉमन लिया, बचा क्या, यहाँ x, यहाँ माइनस 16, x माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो मान मिलेगा
इस साइड यहाँ देख लीजिए। तो जहाँ पर दिया है पहले क्या रखेंगे, 2x प्लस 33 को 0 के बराबर लिखते हैं। यहाँ से 2x प्लस 33 बराबर 0, तो हमको मिल जाएगा 2x, और 33 को उधर पक्षांतर करेंगे बराबर के, तो मिलेगा बराबर, इधर प्लस से उधर गया तो -33, तो x बराबर मिल गया -33/2। ये चूंकि निगेटिव संख्या है, निगेटिव संख्या को अमान्य कर दिया जाता है, तो ये जो है ये इस मान को नहीं माना जाएगा, ये जो है ये आपका अमान्य है। तो हमको दूसरा क्या मिला, x - 16 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 16 को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो हमको मिल जाएगा x बराबर 16, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है आयताकार भूखंड की वो कितनी है, 16 मीटर है। और इस 16 जो है x का मान 16 इसमें रख दें तो क्या होगा, 16 दूनी 32 और प्लस 1, 32 1 33, यानी ये जो 33 आएगा उस आयताकार भूखंड की क्या निकलेगी, लंबाई, और चौड़ाई कितनी होगी, 16। ठीक है।